Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about structuralism. Yes, NT-NET exam is just days away now and it becomes very much important to revise. क्या रिवाइज करना जरूरी है इन शॉर्ट टॉपिक्स को? सबसे पहले लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक्स, इन कॉन्सेप्ट्स को अब तक आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, टॉपिकल टॉपिक्स हैं, इनमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज एक रिवीजन वीडियो के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ जिसमें हम अपनी लिटरेरी थियरी की बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म की लिटरेरी थियरी की बात करेंगे। ऑल्दो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं लिटरेरी थियरी पर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म पर, डीकंस्ट्रक्शन पर, पोस्ट मॉडर्निज्म पर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पायनियरिंग थियरी, सबसे पहले की थियरी है, सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस इस एक लिटरेरी थियरी से आए हैं। And other than that, structuralism is one of those literary theories which give base to linguistics. हमारा जो linguistics है, study of language है, उस सब का बेस हमें देखने को मिलता है structuralism से. So let us study together without wasting much time. Let us start our study of structuralism. स्ट्रक्चरलिज्म, जैसा कि टाइटल आपको बताता है, स्ट्रक्चरलिज्म इज इंडीड द स्ट्रक्चर्स इनहेरेंट इन एनी टेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स इनहेरेंट इन एनी वर्क ऑफ आर्ट। जब एक वर्क ऑफ आर्ट को आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन इट, उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? हर लिटरेरी थियरी का एक रूट होता है और वो इसका रूट है, स्ट्रक्चरलिज्म का रूट है फॉर्मलिज्म में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या करता था? एनालाइज, इवैल्यूएट एक वर्क्स के मेरिट और एक वर्क के मेरिट और डीमेरिट को बता देना लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता था। लेकिन लिटरेरी थ्योरी एक आइडिया होता है, एक डिस्कोर्स होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पर जब अपने आप पॉइंटर्स बनाते हैं, की ऑथर्स उसमें जुड़ते हैं, तो लिटरेरी थ्योरी साइंटिफिक होती है। फॉर्मलिज्म, व्हेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म से थोड़ा ब्रेक लेकर कर वर्ड्स ऑन द पेपर स्टडी करने जाने लगे। वर्ड्स ऑन द पेपर, वर्ड्स ऑन पेपर, ये हमें फॉर्मलिज्म का की थीम है। जब हम फॉर्म को स्टडी करते हैं, जब हम स्टाइल को स्टडी करते हैं, तो इंडीड हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं एक वर्क ऑफ आर्ट का, उसे हम फॉर्मलिज्म कहते हैं। Formalism as a literary concept, formalism as a movement in literature is associated with the practical criticism of I.A. Richards. It is associated with Cleant Brooks in his work The Language of Paradox, as he says this thing that the language of poetry is indeed the language of paradox. वो डन की कैननाइजेशन को, डन मेटाफिजिकल वर्क्स को स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझते हैं, बताते हैं कि द टेक्निक ऑफ पैराडॉक्स हैज बीन एम्प्लॉयड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोएट्री। देन हमारे हैं विलियम एम्पसन, जिन्होंने दिया 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट। देन एफ.आर. लीविस gave the concept of great tradition. He, along with his wife Q.D. Lewis, came out with his journal Scrutiny, and his concept of great tradition is very much important. तो T.S. Eliot जब अपना ऐसे लिखते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उनकी अप्रोच भी फॉर्मलिस्टिक रहती है, वो इम्पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो इंडीड हमारा जो स्ट्रक्चरलिज्म की लिटरेरी थियरी है,
it is having its roots in formalism, it is having its root in new criticism, practical criticism, when you focus on the style, stylistic technique, and not at all concerned about autobiographical elements or the larger elements present in any text. You believe that there is one voice that is speaking, there is one language that is being talked about, that is being used. So when you study a text with respect to the structures present in it, it becomes structuralism, and structuralism emerges from formalism. तो ये हमारा एक बेस हो जाता है. Now let us talk about the origin of structuralism. एक जो intellectual formal इसका origin हुआ है, वो हुआ है फर्डिनेंड डी सोश्योर. नेट के स्टूडेंट्स भूलना मत, जरूर से जरूर पढ़कर जाना. हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर एक फ्रेंच राइटर है, एक फ्रेंच लिंग्विस्ट है. अब लिंग्विस्ट कौन होता है? जो लैंग्वेज को पढ़ता है. तो स्ट्रक्चरलिज्म गेव वे टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेज से हमारा सब्जेक्ट बना है लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं डायलेक्ट, इडियोलेक्ट, सिंक्रोनिक भी पढ़ते हैं, डायक्रॉनिक भी पढ़ते हैं, लैंग एंड पेरोल पढ़ते हैं, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, नोएम चॉम्स्की को पढ़ते हैं. तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चरलिज्म से ही बना है. when you take language as a subject, when you do not take language as a medium but you take language as a subject in itself, this is indeed linguistics. Ferdinand de Saussure is known as the father of linguists. His essays, his lectures have been compiled by his students and they have been published as a course in general linguistics. और he reduced, Ferdinand de Saussure ने अपने इस वर्क, ये वर्क उन्होंने नहीं लिखा था, these are his lectures that are compiled as a course in journal linguist. He is a linguist, that means he studied language. Next is फर्डिनेंड डी सोश्योर. अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फर्डिनेंड डी सोश्योर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. फर्डिनेंड डी सोश्योर reduced language to all these parameters. He defined language in terms of the relationship between sign, signifier and signified. Other than that, साइन सिग्निफाइड, सिग्निफाइड के साथ उन्होंने लैंग्वेज को लैंग एंड पैरोल में डिवाइड किया. उन्होंने सिंक्रोनिकली स्टडी करा. उन्होंने लैंग्वेज को आर्बिट्ररी बताया, रिलेशनल बताया, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव बताया एंड सिस्टमैटिक बताया है. तो पहले समझ लेते हैं साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट. नेट के स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, ध्यान से इस लेक्चर को सुनना. एक बढ़िया रिवीजन हम स्ट्रक्चरलिज्म की कर रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड तक. तो दिस इज वन शॉर्ट वीडियो लिटरेरी थियरी को डेडिकेटेड है. आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बहुत यूजफुल है. सो साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट जो है हम समझ लेते हैं. फर्डिनेंड डी सोश्योर के लिए साइन, फॉर एग्जाम्पल यू थिंक ऑफ रोज, then you give it a medium, this language becomes the signifier, ROSE, and then this is signified, the concept, the image, it is signified. So sign, signified, signified words, they do not have any meaning in themselves. It is a relational thing that we attribute and then we derive the word and the meaning. हम जब एक बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो लैंग्वेज डेवलप कर रहा होता है, हम उसको रिलेशनल बताते हैं. एप्पल, साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड, एप्पल ले करके बताते हैं. तो दिस इज साइन, आई एम सेइंग एप्पल, आई एम सिग्निफाइंग सिग्निफायर, तो मैं एप्पल एप्पल बोल रही हूँ. उसकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज एनहांस हो रही हैं, और विजुअल कैपेबिलिटीज, आई हैव एन एप्पल इन माय हैंड. सो दिस इज द सिग्निफाइड. सो श्योर का कॉन्सेप्ट है साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड का. अब एक बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगी, सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक अप्रोच, सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक अप्रोच. हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर ने फेवर किया है सिंक्रोनिक अप्रोच को. और सिंक्रोनिक अप्रोच क्या होती है? लैंग्वेज एज इन यूज टुडे, लैंग्वेज एज इन यूज टुडे.
आज भाषा किस स्टेट में है, किस स्टेचर पर है, क्या यूज है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सिंक्रोनिक अप्रोच। आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आज की ग्रामर कैसी है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका एक सेंटेंस बना देता है। तो लैंग्वेज एज इन यूज टुडे इज अ सिंक्रोनिक स्टडी, whereas the diachronic study is the historical study of a language। assertion reason में question आ सकता है। diachronic approach is when you study language from historical point of view। जब आप एक लैंग्वेज को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, दैट बिकम्स अ डायक्रॉनिक अप्रोच। बिफोर फर्डिनेंड डी सोश्योर appeared on the literary scene, there was diachronic approach, and this diachronic approach is when you are concerned with the language as it was used, it has been used, but synchronic approach is as it is in use today। syntagmatic हमारी synchronic approach ही basically structures देने में हमें help करती है। we are more concerned about not about the etymology of the word। ये etymological study होती है। आप word प्लेजर, इसका मीनिंग क्या है वो भी कंसर्न है। ये वर्ड आया कहाँ से, नॉर्मन लैंग्वेज से आया, फ्रेंच लैंग्वेज से आया, हमारी सैक्सन लैंग्वेज से आया, कहाँ से आया। when you are more concerned लेटिन से आया, when you are more concerned about the roots of a word, it becomes the etymological, the diachronic approach। but synchronic approach, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो assertion reason का आंसर अब बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और फर्डिनेंड डी सोश्योर हमारे जी फॉलो करते थे सिंक्रोनिक अप्रोच को। See, now let us talk about structuralism at its work। स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ से आया, कितनी ब्रांचेस में गया, कौन से राइटर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे। इफ यू आर लाइकिंग द वे वी आर रिवाइजिंग इट, प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट रह गया। these are the concepts, major concepts हैं फर्डिनेंड डी सोश्योर की। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, माइंड यू, आप फर्डिनेंड डी सोश्योर से रिलेटेड हर आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। साइन, सिग्निफाइड, सिग्निफाइड, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारी अगली लिटरेरी थ्योरी बनती है वो इसका एक्सटेंशन बनती है और सिग्निफायर को सिग्निफायर से कनेक्ट करती है rather than giving it a full stop। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी उसी वे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी हमारी हो जाती है। लैंग एंड परोल, लैंग is basically the language। अब मैं क्यों बोर्ड का यूज कर रही हूं, ताकि वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो सके, पता हो कि यही टॉपिक्स को ही कंप्लीट कराना है, किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। आप पीवाई क्यूज उठा करके देखेंगे, यू विल गेट टू नो लैंग एंड पैरोल का क्वेश्चन कितनी बार आया है। So lang is basically the language that is in your head, A, B, C, D, all the languages, all the pronunciation, the motor skills, the articulatory, the phonatory system, each and everything that is in your body constitutes the language। Whereas parole is a performance। Performance। I am speaking about Ferdinand de Saussure because about him, about his concepts, I have language, I have specific language in my head, and how I am pronouncing it is a performative aspect। I am performing it and that becomes the parole। So parole and lang and parole both are interrelated concept, but according to Ferdinand de Saussure, lang can be altered, lang can be expanded, but parole is abstract। नहीं, sorry, lang is abstract and parole एक बार कह दिया तो कह दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। परोल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज परफॉर्मेंस का, लैंग्वेज परफॉर्मेटिविटी का। लैंग इज, समझ लीजिए बेटा, लैंग इज एब्स्ट्रैक्ट। अब तक आपका एग्जाम जो कि ऑलमोस्ट 10 to 11 डेज दूर है,
आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपके माइंड में फिट होने चाहिए, आपको सब कॉन्सेप्ट हर लिटरेरी थियरी थियरिस्ट का कंप्लीट होना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, इफ देयर इज एनीथिंग आई अदर देन दिस आई कैन डू फॉर यू, इज देयर एनी पर्टिकुलर लिटरेरी थियरी दैट यू वांट मी टू टीच यू, कमेंट सेक्शन इज मोस्ट वेलकम। हम रिक्वेस्ट केवल पढ़ते नहीं है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करते हैं। हम आपको कराएंगे, बिल्कुल श्योरिटी के साथ कराएंगे। फर्स्ट टाइम जो नेट में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें भी कह रही हूँ, आइए, मोस्ट वेलकम, आप बताइए और हम उस लिटरेरी थियरी को स्टार्ट टू एंड आपको कंप्लीट कराएंगे थोड़े से गिवन टाइम फ्रेम में, ताकि कुछ नया ना हो, कुछ डाउट हो। नया तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस वक्त पढ़िए या कुछ स्टार्ट कीजिए, जितना किया है बहुत अच्छे से किया है, इसी थियरी पर आप बिलीव कर चले। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट इन अटेम्प्टिंग PYQs, क्योंकि PYQ अटेम्प्ट करने के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, तो आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझे बताएं और डेफिनेटली हम उस लिटरेरी थियरी को आपको पढ़ाएंगे। Lang and Parole. Then language is arbitrary, language is relational, language is systematic. Language arbitrary होती है, one sign leads to other sign, there is no inherent meaning in the given language. It is we who attribute this is the word and this is the meaning, this is the word, this is the concept. तो language अपने आप में आर्बिट्रेरी होती है, there is no fixed meaning that we can attribute, but yes, therefore a sign there is always a signified, this he wants to say. relational क्या होती है? top top top, टॉप रिवॉल्विंग टॉप, टॉप पहनने वाला टॉप, टॉप रीचिंग ऑन टॉप। तो लैंग्वेज इज रिलेशनल। एक वर्ड का मीनिंग एक क्यों होता है? क्योंकि दूसरे का मीनिंग एक नहीं होता है। समझ रहे हैं? रिलेशनल होती है, समझ से चलती है। वी रिलेट वर्ड्स टू मीनिंग्स, वी रिलेट वर्ड्स टू साइंस। सिस्टमैटिक होती है, लैंग होता है, परोल होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ग्रामर होता है। तो ये लैंग्वेज का सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। लैंग्वेज, इट इज सेड दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। तो ये सोश्योर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्डिनेंड डी सोश्योर से ओरिजिन हुआ है, फॉर्मलिज्म से इसने रूट किया है, स्ट्रक्चरलिज्म की ब्रांचेस कौन सी है? इफ वी लुक एट द ब्रांचेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रशियन फॉर्मलिज्म, then we have the Prague school, then we have semiotics, and then we have structural narratology. ये कॉन्सेप्ट हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तक चलते हैं। माइंड यू, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज नॉट एंटायर स्ट्रक्चरलिज्म, नॉट एंटायर स्ट्रक्चरलिज्म, but post-structuralism is the extension of structuralism. When you are going beyond those binary numbers, when you are going beyond the binary, when you are going beyond the black and white, when you are going beyond the structures, परोल पर आप आ जाते हैं, तब वो हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बन जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट होता है हमारे रशियन फॉर्मलिज्म से। आपको जब स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ना है तो सोश्योर को पढ़ना है और रशियन फॉर्मलिज्म को पढ़ना है। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो रशियन फॉर्मलिज्म 1920s में ओरिजिनेट हुआ है। 19 और रशियन फॉर्मलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और ओपिया सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, इसमें से ही इमर्ज करती है। और रशियन फॉर्मलिस्ट स्कूल क्या मानता है? literature is not it seems to be। रशियन फॉर्मलिस्ट स्कूल क्या मानता है कि लैंग्वेज एक मीडियम नहीं है लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज एक जरिया है, लैंग्वेज से ही लिटरेचर बनता है। लैंग्वेज इज नॉट अ मीडियम, but literature is a medium with which language is conveyed. Language is a subject, language is everything। language अपने आप में एक autonomy रखती है। language से ही literature बना है, literature से language नहीं बना है। तो when you give precedence to the form, when you give precedence to the style, when you give precedence to the words on the paper, that becomes a Russian formalist school। हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर बिलोंग करते हैं फ्रेंच फॉर्मलिज्म से, क्योंकि वो
पोइट फ्रेंच राइटर हैं। तो इसकी कई बार आपका फुल फॉर्म भी आ जाती है। ओपेओ स्कूल किसका है? सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये दोनों स्कूल्स रशियन फॉर्मलिज्म सेक्शन में आते हैं। विक्टर शोवस्की इसके मेन राइटर हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डीफेमिलराइजेशन का। ये कॉन्सेप्ट हमारे एलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल इम्पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट की तरह ही है। स्टूडेंट्स, मॉडर्न राइटर्स को मत भूलना। ईच एंड एवरी ईयर जब भी नेट का एग्जाम जिस भी शिफ्ट में हो रहा है, चैलेंज बढ़ रहा है, ब्लू ह्यूमैनिटीज आ रहा है, दिन ब दिन नए क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर हंट कर रहे हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से इस टाइम पर क्या रहेगी? कैनोनिकल टेक्स्ट को मत भूलना। कुछ नया पढ़ने की होड़ में, नया पढ़ने की ट्रेंड में हम चौसर के कैरेक्टर्स को भूल जाते हैं, हम शेक्सपियर की हिस्ट्री की टेट्रालॉजीज को भूल जाते हैं। जब आपको लगता है कि पेपर आता हुआ भी मुझे नहीं आता है, दैट्स द वर्स्ट फीलिंग, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द कंट्री वाइफ हैज बीन रिटन बाय वाल्शबाय शर्ले और कॉनग्रीव। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अपने कोर कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीटली आपकी टिप्स पर होने चाहिए। तो शिवोलॉस्की ने कॉन्सेप्ट दिया है डीफेमिलराइजेशन का, दैट आर्ट should be defamiliar, when there should be difference between author and narrator, the one who is writing and one who is being portrayed. तो defamiliarization होना चाहिए. You should not give output to your own emotions using a literary work. There should be defamiliarization, and that has been conveyed in art as technique. नेक्स्ट है बोरिस टोमाशके। ये सारे रशियन राइटर्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है स्टोरी एंड प्लॉट का, जिसमें वो कहते हैं कि स्टोरी जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स होती है, वेयर प्लॉट जो होता है वो ऑल्टर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। वो हम अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम उसे ऑल्टर कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम उसमें एडिशंस ओमिशंस कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स प्लॉट। बट लिटरेरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्लॉट होता है, एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारा स्टोरी होती है। ये कंस्ट्रक्टेड होती है, ये रियल होती है। एकेनबॉम एक रशियन फॉर्मलिस्ट राइटर हैं जिन्होंने गोगोल के ओवरकोट को एनालाइज, गोगोल एक राइटर है, उनका ऐसे है द ओवरकोट, वर्क है द ओवरकोट, उसे एनालाइज करते हुए आर्ट की ऑटोनॉमी को, लिटरेचर की ऑटोनॉमी को बताया है, लैंग्वेज की ऑटोनॉमी को बताया है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूल कर मत जाना, जरूर से जरूर करना, मिकेल भक्तिन। मिकेल भक्तिन के देर आर 3 to 4 मल्टी वॉइस कॉन्सेप्ट। हमारे भाई जी मिकेल भक्तिन ने मल्टी वॉइस कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें आ जाता है डायलॉजिज्म, कार्निवलेस्क्यू, हेट्रीग्लोशिया, पॉलीफोनिक नॉवल। ये सब कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बुक्स में दिए हैं। उनकी बुक्स है ऑन दोस्तोवस्की एंड रबेलिया। तो डायलॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड पर्सन नरेशन को फॉलो करता है। देयर आर मेनी डायलॉग्स इन एनी वर्क ऑफ आर्ट, देयर आर मेनी। यहाँ पर ये हमारे जो मिखेल भक्तिन है ये परोल पर फोकस करते हैं, ये सोशल एस्पेक्ट पर फॉलो करते हैं। अब तक हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे, लैंग पढ़ रहे थे, बट मिकेल भक्तिन, रोला बार्ट्स, ये सब पैरोल के एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। When you have a book in your hand and that book merely does not consist protagonist and antagonist, hero and heroine and villain, there are many other silent muted voices, unconscious voices in that work of art that constitutes the dialogic aspect of any work of art. Carnivalesque, each work of art is a carnival in itself. वहां पे अच्छा भी है, बुरा भी है, आपको सब एक्सेप्ट करना है। आज जो आपका फ्रंटल है, जो आपका बैकवर्ड है, हर तरीके का एस्पेक्ट, जो लेटरल मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है, जो लेटेंट मीनिंग है, कार्निवल एस्क्यू, कार्निवल इज वन सच प्लेस वेयर देयर इज द कॉन्फ्रंटेशन ऑफ मेनी people, confrontation of people who are either sitting in BMU, attending the carnival, who are riding the horse, who are riding a horse cart, has also come to attend the carnival. So carnival is one such place where there is laughter, there's cry, there's far cry of children who are crying, there's far cry of fearful noise, people who are swinging on the huge swings.
सो कार्निवल एक लिटरेचर का टेक्स्ट एक कार्निवल की तरह होता है जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसमें होता है, उसमें हेट्रोग्लोशिया होता है, उसमें डायलॉग होता है, सब कुछ हमें कार्निवल में मिलता है। चाहे जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारे लिए कार्निवल है, हमारे हेड टू टो, क्या हम यूरिनेशन को, डेफिकेशन को, स्माइल को, चाइल्ड बर्थ को, हर चीज को जब हम एंजॉय करते हैं फ्रॉम वन बॉडी इटसेल्फ, दैट इज कार्निवल एस्क्यू। Carnival is one such place where there are so many dialogues, so many voices, and those voices are coming together and giving way to a work of art. Parole ka concept hai, and there's nothing beyond that. When you are attending a carnival, there is no concept of power, there's no concept of culture. You are here for entertainment, and that's what you are doing. For example, life's a stage, and all the men and women are actors. विलियम शेक्सपियर, कार्निवल का कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कुछ नहीं है, इट्स अ स्टेज। तो ये रबेलिया के अपने वर्क में दिया है। हेट्रोग्लोशिया का भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर होमोजीनस वर्क नहीं होता, एक वर्क हमेशा हेट्रो ही होता है, लेकिन लास्ट में जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो होमोजीनियस निकल कर आता है। आई होप यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग। प्लीज हिट लाइक, please share this video, let us grow together, let us have this kind of जो हमारा love है literature के लिए, let us share that love together। लिटरेरी थियरी से डरने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने हाल फिलहाल में ही अपना एक कोर्स रन किया 1 वीक के लिए, जिसमें हमने क्रैश कोर्स में कंप्लीट लिटरेरी थियरी को कराया है। देन वी हैव रोमन जैकबसन, इंपॉर्टेंट राइटर है, इन्होंने लैंग्वेज को पैरामीटर्स से बताया है, मैसेज के मीडियम के पैरामीटर्स से बताया है, कॉन्टेक्चुअल बताया है, रेफरेंशियल बताया है। तो इनका जो आइडिया है, रोमन जैकबसन का जो आइडिया है लैंग्वेज को लेकर के, वो सेंडर और रिसीवर पर बेस्ड है। देन सिमियोटिक्स, अच्छा जो स्टूडेंट्स नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैठने वाले हैं एग्जाम में, बता दो सेमियोटिक्स क्या होता है और सिमेंटिक्स क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमियोटिक्स एंड सिमेंटिक्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो सिमियोटिक्स हमारी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ साइन, स्टडी ऑफ साइन। तो C.S. पर्स, A.G. ग्रिमा, इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को दिया है। हमारा स्ट्रक्चरलिज्म के 4 ब्रांचेस हैं, रशियन फॉर्मलिज्म, प्रेग स्कूल, सेमियोटिक्स एंड स्ट्रक्चरल नैरेटोलॉजी। और ये हमारे 1920s 40s में खत्म नहीं हो जाते हैं, ये आगे तक चलेंगे, जब रोला बार्ट्स आ जाएंगे, आगे तक चलेंगे जब जूलिया क्रिस्टीवा आ जाएंगी। तो हमारे सेमियोटिक्स के पार्ट है रोला बार्ट्स, जूलिया क्रिस्टीवा का कॉन्सेप्ट है इंटरटेक्सचुअलिटी का, इंटरटेक्सचुअलिटी। रोला बार्ट्स ने कहा है, रोला बार्ट्स इज वन सच राइटर जो स्ट्रक्चरलिस्ट भी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। S.Z उनका स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट है, द डेथ ऑफ द ऑथर उनका पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट है। वो लैंग्वेज को 5 कोड्स के देखते हैं, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक टेक्स्ट पे देखते हैं, सिंबॉलिक लेवल पर देखते हैं, कल्चरल लेवल पर देखते हैं, हर्म्यूटिक लेवल पर देखते हैं। तो रोला बार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल नैरेटोलॉजी, एक हीरो और हीरोइन, एक एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के अलावा भी वर्क में ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ नरेशन इज आल्सो डिसाइडेड। कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं बताते हैं व्लादिमीर प्रॉप, 7 to 8 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने इवेंट्स होते हैं, कितने एक्टेंट्स होते हैं, कितने एक्शंस होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चरल नैरेटोलॉजी में आ जाता है। एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, बट नॉट टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी, दिस रिवीजन, दिस एग्जाम। जल्दी हम अपना नया बैच भी लॉन्च करेंगे, जिसमें इस बार स्टार्ट करेंगे चौसर से, और अपनी PYQ प्रैक्टिस भी हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। बहुत ही जल्दी हम कम अप करेंगे एक लार्ज मैराथन से, जिसमें हम क्विक रिवीजन के साथ साथ PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस टाइम promise yourself to give your best. Whatever you have done so far is already best. Just revise that. Thank you.